हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? तो बच्चों, ये जो वीडियो शुरू किया है, ये विज्ञान की सीरीज शुरू करी गई है, जिसमें मैंने सबसे पहले क्लास 6 का पहला चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान की शुरुआत करी है। आज हम इस पर ही डिस्कस करेंगे। तो विज्ञान आखिर क्या है? सबसे पहले तो यही आता है कि विज्ञान है क्या। विज्ञान एक उत्सुकता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। उसके मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि कोई चीज कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, और इन प्रश्नों को ढूंढने की उसके अंदर हमेशा ही उत्सुकता बनी रहती है। तो यही उत्सुकता जो है वो विज्ञान है। अगर हम विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो वी प्लस ज्ञान, यानी विशिष्ट ज्ञान। तो विज्ञान है क्या? प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन तथा उससे प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान है। बच्चा तो सबसे ही ज्यादा जिज्ञासु होता है। बच्चे जो हमारे विद्यालय में आते हैं, बच्चे, उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। उन प्रश्नों को जानने के लिए कभी अपने मम्मी पापा से, कभी अपने टीचर्स से प्रश्न करते ही रहते हैं। जब वो किसी चीज को देखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, तो उनके मन में प्रश्न आता है, अरे ऐसा क्यों होता है? तो इन प्रश्नों का, आपके भी कई सारे प्रश्न होंगे आपके भी मन में, कि कोई भी चीज ऊपर फेंकने पर या छोड़ने पर जमीन पर क्यों गिर जाती है, चिड़िया कैसे उड़ती है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है, दूध से दही कैसे बन जाता है, फ्रिज में सामान रखने पर ठंडा कैसे हो जाता है और बहुत दिनों तक सही कैसे बना रहता है। ऐसे अनेक प्रश्न हैं। भाई, दूध से दही तो बैक्टीरिया बना देते हैं, पर आखिर वो कैसे बना देते हैं, क्यों बना देते हैं, आखिर ये कैसे पता चला? ये सब प्रश्न आपके मन में घूमते ही रहते हैं। तो इसको जानने के लिए कि कैसे, हमें एक वैज्ञानिक की तरह से सोचना पड़ेगा कि आखिर वैज्ञानिक कैसे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले मन में जो प्रश्न उठता है, कोई भी जिज्ञासा उठती है, तो उसके लिए हम प्रश्न करते हैं, क्यों, क्या, कैसे। तो वैज्ञानिक चरण का पहला स्टेप है जिज्ञासा। फिर उस जिज्ञासा पे बहुत सारी परिकल्पनाएं, परिकल्पनाएं मतलब बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी होती हैं, अनुमान लगाए जाते हैं। और ये अनुमान यूं ही ऊट पटांग नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ उनका बेस होना चाहिए, उस चीज से रिलेटेड होने चाहिए। फिर उन पर जो परिकल्पनाएं ऐसी होती हैं कि जिन पे अनुमान सही सा लगता है, तो उनका परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में क्या होता है, बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उस बात का सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है। प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोगों को बार बार दोहराया जाता है। जब बार बार दोहराया जाता है और कुछ रिजल्ट लगता है कि हाँ भाई अब कुछ आ रहा है, फिर उन रिजल्ट्स का निरीक्षण किया जाता है। उस निरीक्षण का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया जाता है और उसका वर्गीकरण भी किया जाता है, उसकी कैटेगरी बांटी जाती है उस चीज की। फिर जब इतना सब हो जाता है, हमें लगता है कि हाँ अब तो बहुत कुछ वाइवा हो, प्रैक्टिकल हो चुका है, तो अब उसका थोड़ा सा रिटर्न वर्क भी करना चाहिए। तब उसका अभिलेखन होता है, वो हमारे रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। यानी जो हम माप एकत्रित करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अभिलेखन करते हैं। फिर उस पर एक बार पुनर्विचार होता है कि भाई वो कई रिजल्ट जो है ना, ऐसी बाई चांस तो नहीं आ गया, तो उस पर दोबारा परिकल्पनाएं, नई परिकल्पनाएं इकट्ठी करी जाती हैं, उन पर फिर पुनः परीक्षण किया जाता है। तो हम हर एक प्रयोग जो भी हम करते हैं, उस पर पुनर्विचार अवश्य किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। जब ये सब हो जाता है, फिर हमारा फाइनल निष्कर्ष निकल जाता है। यही क्या है, हमारा परिणाम है, और ये अंतिम रिपोर्ट है, जो कि बाद में सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन जो विज्ञान है ना, वो एक सतत प्रक्रिया है। वो कभी भी, उसका कोई एंड नहीं होता है। और विज्ञान में कुछ भी चीज फाइनल नहीं होती है, क्योंकि कई बार जो अगली खोज है, वो अपनी पुरानी खोज को ही झुठला देती है। तो फिर और नए प्रयोग किए जाते हैं और नए प्रयोग चलते ही रहते हैं। तो ये सारे जो अभी हमने पढ़े हैं, ये क्या है, हमारे वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण। अब जब इतनी सारी बातें आपको आ गई समझ में कि भाई वैज्ञानिक इतनी तरीके से खोज करते हैं,
तब उत्सुकता है कि आखिर जब विज्ञान इतने अच्छे तरीके से काम करता है हमारे जीवन में, तो आखिर इसने हमें दिया क्या-क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान की देन क्या-क्या है? तो आपको चित्र देखते ही वैसे तो समझ में आ रहा होगा कि परिवहन के लिए हमारे पास में यहाँ पे बस भी दी है, कार भी दी हुई है, ट्रेन दी हुई है, और गर्मी लगने पर हमें पंखा दिया गया है। और ये देखिए हवाई जहाज का भी चित्र बना हुआ है। मनोरंजन के लिए टीवी है यहाँ पर, टीवी है यहाँ पे, इस तरीके से बहुत सारी चीजें उसमें, और संचार बातचीत करने के लिए टेलीफोन भी दिया हुआ है, और दूर संचार के लिए सैटेलाइट्स लगाई गई हैं, जो कि हमें बहुत सारे, जिसमें एजुकेशन भी मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। अच्छा, अब यहाँ पे परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन है और वर्तमान में विज्ञान की क्या देने, थोड़ा सा इसका अंतर किया गया है कि हम पहले विज्ञान ने हमें क्या दिया, या बगैर विज्ञान के हमारा जीवन किस तरीके से था, और विज्ञान की जो नई नई खोज हुई है उससे हमें क्या क्या मिला है। तो जैसे कि आप चित्र में देख ही रहे हैं कि पहले भोजन भोजन कैसे होता था। पहले चूल्हे पे बनाया जाता था, और बर्तन कौन से यूज करे जाते थे, मिट्टी के बर्तन यूज करते थे या लोहे के बर्तन किए जाते थे। लेकिन अब जो नई खोज है उसमें गैस आ गई है। गैस में तो आप जब भी मर्जी हो, ऐसा नहीं कि खाना बना के रख दिया, आपको जब भी मन है तुरंत गैस ऑन करो, तुरंत खाना बन जाता है। इसके अलावा इंडक्शन भी है, सोलर कुकर भी आ गए, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। इसके अलावा इंडक्शन और नॉन स्टिक बर्तन भी आ गए हैं, माइक्रोवेव आ गया है, और सोलर कुकर भी आ गया है। ये सबसे भोजन बनाना बहुत ही आसान हो गया है मम्मियों के लिए। अब कृषि के क्षेत्र में आप चित्र में देख रहे हैं ना कि ये बैल है, बैल पे ये एक आदमी के द्वारा बैल चलाए जा रहे हैं। इससे खेत जोता जा रहा है। इसमें समय और मेहनत बहुत ही ज्यादा लगती थी, लेकिन आजकल कृषि करना आसान हो गया है। ट्रैक्टर की हेल्प से बहुत जल्दी बहुत बड़े एरिया में भी खेत को जोता जा सकता है। पानी के लिए पहले हमें कैसे बरसात पे डिपेंड होना पड़ता था, लेकिन अभी नदी, नहर, ट्यूबवेल, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे हम जब चाहे पानी उससे प्राप्त कर सकते हैं। और कीटनाशक दवाइयों में यूरिया है। पहले फसल बहुत कीड़ा उसमें बहुत ज्यादा लग जाता था, जिससे कि पैदावार कम होती थी, हम बीज जितना बोते थे हमें उतना मिलता नहीं था। लेकिन इनकी सहायता से पैदावार अब काफी ज्यादा हो जाती है। यातायात में पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये आपके मम्मी पापा ने जरूर बैलगाड़ी पर यात्रा करी होगी। आप लोगों ने तो नहीं की होगी, पर पहले जो है लोग सबने बैलगाड़ी पर जरूर यात्रा करी है। लेकिन आजकल तो यातायात के साधन इतने हैं, आप फटाफट कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। एक कार दिखाई हुई है, बस दिखाई गई है, ट्रेन दिखाई गई है, और एरोप्लेन दिखाया गया है। ये हमारे यातायात के साधन है जिनसे हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से मनोरंजन मनोरंजन के लिए पहले क्या साधन थे भाई, कठपुतली का खेल देख लेते थे, नृत्य कर लेते थे, नाटक देख लेते थे। लेकिन आजकल मनोरंजन के लिए रेडियो भी है। रेडियो पे तो आप केवल क्या सुन सकते हैं ना, ट्रांजिस्टर दिया हुआ है। टेलीविजन पे तो आप दोनों ही चीज देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सिनेमा घर बने हुए हैं, वीडियो गेम बने हैं, आपके पास डीवीडी है। इस तरीके से बहुत सारे आपके मनोरंजन के साधन है जिनसे आप हमेशा कभी भी मनोरंजन ले सकते हैं। इसी तरीके से संचार संचार में आपको ये दिख रहा है अभी आपको, पहले तो ये शहर में जगह जगह दिखता था, लेकिन अब तो पोस्ट ऑफिस के बाहर ही पोस्ट बॉक्स दिखता था। इसमें लेटर डालते थे, और लेटर 2-4 दिन में, हफ्ते में, महीने में पहुंचता था। तब आपको समाचार मिलता था अपने सगे संबंधियों का। लेकिन अब तो आप टेलीफोन के माध्यम से तुरंत ही आप अपने सगे संबंधियों से बात कर सकते हैं। मोबाइल है, फैक्स है, ईमेल है, कंप्यूटर है, टेलीग्राम है, इंटरनेट है, आपके पास संचार के इतने सारे साधन हैं। इसी तरीके से चिकित्सा चिकित्सा के क्षेत्र में पहले कैसे चिकित्सा नाड़ी देख के लगाते थे ना, वैद्य जी नाड़ी देखते थे और अनुमान लगा लेते थे। इसी तरीके से दवाइयों के नाम पे क्या कर देते थे, जड़ी बूटी थे। जड़ी बूटी वैसे बहुत हमारे जो महान डॉक्टर्स हुए हैं, पहले ऋषि मुनि हुए हैं, वो जड़ी बूटी से, आपने रामायण में भी सुना है ना, हनुमान जी पूरी संजीवन बूटी उठा के ले आए थे। जड़ी बूटियां तो हमेशा से ही बहुत कारगर है, पर कुछ अंधविश्वास में झाड़ फूंक वगैरह भी करते थे, या घरेलू उपचार विज्ञान उस समय चिकित्सा के रूप में किए जाते थे। लेकिन आज आज तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत खोज है।
अब आपको कोई भी बीमारी होती है तुरंत ही परीक्षण कराया जाता है, ब्लड का, मल मूत्र का, एक्सरे से शरीर के पूरी जानकारी मिल जाती है। अल्ट्रासाउंड, अगर आपके कहीं भी दर्द है अंदर पेट के बारे में मालूम करना है तो आपको अल्ट्रासाउंड से, सीटी स्कैन से आप दिमाग का, एंडोस्कोपी दवाइयाँ, और हमारे पास अब कौन सी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, एनालिसिक, एंटीसेप्टिक दवाइयाँ। अब ये सब क्या है, विज्ञान की देन है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब एजुकेशन, शिक्षा में क्या था, ये गुरुकुल है। पहले बच्चे गुरुकुल में ही जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं पे पढ़ते थे। पढ़ाई के साथ साथ में उस समय वो और भी चीजें थी ना, पहले तो राजा महाराजा के बच्चे जाते थे और सभी जाते थे तो उन्हें और भी ज्ञान वहां से मिलते थे। अभी जो है शिक्षा का, पहले तो आप एक गुरु से ही शिक्षा ले पाते थे, लेकिन अब क्या है, आप देश विदेश के गुरुओं के भी इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि आप एक जगह पे बैठ के आप दूसरे देश के, दूसरे शहर के नहीं, दूसरे देशों के भी शिक्षकों का ज्ञान आप ले सकते हैं। दूरस्थ प्रणाली है इसको बोलते हैं कि इसके अलावा जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, और एक सैटेलाइट जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है उसको बोलते हैं एडुसेट। एडुसेट ये क्या है, एक शैक्षिक उपग्रह है। रक्षा के क्षेत्र में भी अंतरिक्ष, पहले हम अंतरिक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष में क्या था, पहले हम केवल अंतरिक्ष के बारे में हमें देखना था तो हम क्या करते थे, दूरबीन लगा के देखते थे, तो दूरबीन से ही हम जान पाते थे कि हाँ भाई ये तारा इधर से उधर गया, पर उस समय और कोई इसके अलावा साधन नहीं था। लेकिन आजकल तो चंद्रयान 1, रडार, मंगलयान, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है, अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक पहुंचा चुके हैं, और वहां से वो हम तक सूचनाएं लगातार देते रहते हैं। इसी तरह से रक्षा के क्षेत्र में पहले क्या था भाई, भाला था, तलवार थी, धनुष था, गदा भी था। महाभारत में भीम के पास गदा था, हनुमान जी के पास गदा था। ये सब पुराने परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन हैं जो हमारे इतिहास में अब रह गए हैं। लेकिन अब विज्ञान ने हमें क्या दे दिया, बंदूक दे दी है, पिस्तौल दे दी है, तोप दे दी है, टैंकर दे दिए हमारी सेना के पास। ये है सेना को जो मजबूत बनाते हैं, मिसाइल है, परमाणु बम। परमाणु बम बहुत डेंजरस है, पर हाँ, किसी भी देश को अपनी रक्षा के लिए परमाणु शक्ति भी जरूरी है, पर उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आ गया, जब विज्ञान ने हमें इतना कुछ दिया है तो विज्ञान के, अगर आप देखिए कोई भी चीज के फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं अगर आप उसका गलत उपयोग करें। तो विज्ञान का असंयमित उपयोग, असंयमित मतलब एक संयम में अगर आप करते हैं तो वो आपको फायदा देगा। लेकिन जैसे दवाई है, अगर आप दवाई ले रहे हैं, दवाई आप ठीक से ले रहे हैं तो वो आपके दवाई का काम करेगा। लेकिन अगर आप यूं ही ऊट पटांग बगैर बीमारी की भी दवाई ले रहे हैं तो वो आपको बीमार करेगी, नुकसान ही पहुंचाएगी। तो इसी तरीके से विज्ञान का असंयमित उपयोग भी उसको नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण की भी समस्या विज्ञान के ज्यादा उपयोग से बढ़ गई है, क्योंकि यातायात के साधन बढ़ गए हैं। यातायात से क्या होता है, पेट्रोल डीजल फूकता है, धुआं उठता है, तो वायु प्रदूषण होता है। इसी तरीके से उर्वरक अगर खेती को फायदा देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, पर उसके बहुत ही अत्यधिक उसका रासायनिक, आप अगर जैविक खाद यूज कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों को, कीटनाशक दवाइयों को आप अगर अत्यधिक यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे मृदा प्रदूषण, मृदा मतलब जमीन का, मिट्टी का प्रदूषण और जल प्रदूषण, ये सभी बीमारियों के कारण हैं। इसी तरीके से लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर से आपके पार्टी फंक्शन में मजा तो आता है, लेकिन अगर आप उसको गलत टाइम पे या बहुत ज्यादा चलाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण यानी सुनने की शक्ति में का नुकसान होता है। परमाणु ऊर्जा, जैसे अभी बोला ही था ना, परमाणु ऊर्जा हर देश के लिए जरूरी है उसका, पर लेकिन उसका अनुचित उपयोग आपको बहुत ही नुकसान में डाल देता है और डाल सकता है। हिरोशिमा नागासाकी इस बात की साक्षात उदाहरण है। धुआं, पेट्रोल डीजल से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ती जा रही है, नाइट्रोजन की भी अधिकता हो रही है। इससे सर दर्द, अस्थमा आदि रोग हो गए हैं जिनसे कि कष्ट होता है। अब है कि वैज्ञानिक खोज में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। तो जो ये सुश्रुत
ये आजकल ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन जैसे डॉक्टर सर्जन बोलते हैं उनको, तो ये पुराने टाइम के सबसे पहले सर्जन थे। तो इनको प्लास्टिक सर्जरी के ये जनक थे। सुश्रुत संहिता के लेखक भी थे, जो कि ये जो सुश्रुत संहिता है ये प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ है। इसी तरीके से श्रीधराचार्य, ये एक भारतीय गणितज्ञ थे, चरक चिकित्सक थे, और आर्यभट्ट द्वितीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनके ये हमारे महान वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा चर्चा को थोड़ा और बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है, आपके पास एक पूरी सारणी दी गई है। इस सारणी को आपको समझना है। एक तो ये चित्र के साथ समझाने का आपको प्रयास किया गया है। तो इसमें जो चित्र है, जैसे मान लीजिए ये जगदीश चंद्र बोस हमारे वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पौधों की संवेदनशीलता, कि भाई पौधों में भी जीवन है, पौधे भी सुख दुख कष्ट वो सब कुछ फील करते हैं, तो ये इन्होंने बताया था। और इनका चित्र हमारे राइट साइड में दिया हुआ है। जगदीश चंद्र बोस का चित्र दिया हुआ है राइट साइड में। और अगला है सर सीवी रमन। सीवी रमन जो हमारे महान वैज्ञानिक है, इनका चित्र लेफ्ट में दिया गया है। इसी तरीके से हमने एक राइट में एक लेफ्ट में, जिससे कि सभी के आप चित्र देख सकें, आप अपने वैज्ञानिकों को पहचान सकें। तो ये रमन ने जो खोज करी थी, वैज्ञानिक रमन ने, प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन इफेक्ट, उसी दिन को ही विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो लिस्ट है आपके हर एग्जाम में काम आती है, चाहे वो आप एनएमएमएस का एग्जाम दें, चाहे श्रेष्ठा योजना दें। इसके अलावा आपके जो भी आपके, आप तो हर साल स्कूलों में भी विज्ञान की प्रतियोगिता होती है, उसमें भी आपको बहुत जगह घूमने को मिलता है, बहुत सारे आपके पास इसमें आगे बढ़ने के मौके होते हैं, तो उसमें भी ये लिस्ट याद करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फोटो के साथ लाए हैं, कि आपको फोटो के साथ और भी ज्यादा मजा आएगा। एस रामानुजन ने संख्या पद्धति की खोज करी। एस एन बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स की खोज करी। मेघनाथ साहा ने तापीय आयनीकरण की खोज करी। टी आर शेषाद्री, आप चित्र तो पहचान ही लेंगे ना, एक दाएं एक बाएं। टी आर शेषाद्री ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, औषधि विज्ञान की खोज करी। होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु कॉस्मिक विकिरण की खोज करी। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान की खोज करी है। और इनको तो कौन नहीं जानता है, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महान वैज्ञानिक ने प्रक्षेपण शास्त्र में खोज करी है। ये इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन प्रक्षेपण शास्त्र में है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी कोड की स्थापना करी, कि किस तरीके से माता पिता के गुण जो हैं उनके बच्चों में आते हैं, किस तरह से हेरिडिटी आगे बढ़ती है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान में खोज करी। और कल्पना चावला ने अंतरिक्ष विज्ञान में। कल्पना चावला भी बहुत जाना पहचाना नाम है आप सबके लिए। तो ये सब हमारे कौन है, भारतीय वैज्ञानिक। अब हम थोड़ा विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में भी जानते हैं, और ये भी चित्र इसी तरीके से दिए गए हैं। एडवर्ड जेनर ने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन, जैसे अब बच्चों को वैक्सीन लगा देते हैं जिससे कि वो रोगों से बचते हैं, या तो वो रोग होते ही नहीं है, अगर होते भी हैं तो उनका बहुत ही भयंकर परिणाम नहीं होता है। तो एडवर्ड जेनर का जो फोटो लगा हुआ है वो सीधी तरफ राइट साइड में लगा हुआ है। अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेंसिलिन की खोज करी। पेंसिलिन किस में काम में आती है, डायबिटीज में आती है। डायबिटीज इस समय एक बहुत गंभीर समस्या है। तो इसका इनका चित्र लेफ्ट में दिया हुआ है। इसी तरीके से एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट है। अब मैं पढ़ती हूँ। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम, ये देखिए सामने आपको RAPO बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये मैडम मैरी क्यूरी ने खोज करी है। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज करी है। इन्होंने थोड़ा सा पहले जो, देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा कि पुराने जमाने में कैसी लंबी लंबी दूरबीन चलती थी। बाद में तो अभी और भी एडवांस टेक्नोलॉजी और अच्छी आ गई है। थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब, जो चमत्कार है ना, जो अब आप अंधेरे में भी दिन रात में भी पढ़ लेते हैं, वो है थॉमस एल्वा एडिसन का बल्ब की खोज। गुलियर्मो मार्कोनी ने रेडियो की खोज करी, जो मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा साधन है।
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की करी। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत दिया। जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना कि वैज्ञानिक चरण कैसे हैं, भाई कि कोई भी चीज नीचे क्यों आती है। तो इसी तरीके से सारे, जब ये न्यूटन भी छोटे से थे तो इनके मन में भी यही प्रश्न होती थी, कंकड़ फेंको, पत्थर फेंको, कुछ भी फेंको, सब नीचे ही आता है। तो ये सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और इनके सर पे सेब आके गिरा। तब फिर इनके मन में इस बात पे और जिज्ञासा हुई कि भाई ये सर पे, मेरे सर पे क्यों आया, कुछ और ऊपर क्यों नहीं गया। इस तरीके से इन्होंने देखा कि पृथ्वी हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, वहीं से ही गुरुत्वाकर्षण का नियम की शुरुआत, मतलब उन्होंने सोचना शुरू किया, फिर फाइनली उन्होंने हमें ये नियम दिया। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर, जिसने हमारी लाइफ ही बदल दी है। माइकल फैराडे ने डायनमो। विलियम रॉन्टन ने एक्सरे। जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन, जो कि अब तो बहुत, आप बच्चे भी बहुत टेलीविजन देखते होंगे, हालांकि ठीक है, पर ज्यादा उपयोग विज्ञान का, ज्यादा असंयमित उपयोग भी नुकसानदायक है। इसी तरीके से टेलीविजन का भी ज्यादा उपयोग आपके लिए हानिकारक है, सोच समझ के कीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में बताया। आपको ये पूरी सीरीज याद करनी बहुत जरूरी है। तो आप, मैं उम्मीद करूंगी कि आप थोड़ा इनके पिक्चर्स भी पहचानना कि आखिर हमारे न्यूटन कैसे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कैसे थे, इनको समझने की कोशिश करिएगा। ये तो अब हमारे उसमें, हमारे जो पाठ है एससीईआरटी की, जो विज्ञान की कक्षा 6 की किताब है, उसमें इन वैज्ञानिकों के तो बारे में आपको याद करना ही है, पर इसके अलावा इन्होंने जो हमारे महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इनके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, बस नाम दिया था। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, बस हल्का सा, कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, जो कि एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे, जिन पे क्या, जिन्होंने जिस दिन रमन इफेक्ट की खोज करी है, वही दिन क्या है, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा ले आई कि आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में समझ सकें और आगे बढ़ सकें। इसी तरीके से हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना क्या थे, भारतीय अमेरिकी जैव रसायनिक थे। तो इनको भी इन्होंने जो न्यूक्लियोटाइड ढूंढा था, ये इनकी मेन खोज है और इसमें इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी बहुत ही, इन्होंने भी भौतिकी विज्ञान में ही खोज करी है और इन्हें भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये थे हमारे कुछ महान वैज्ञानिक जिनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये थोड़ी अतिरिक्त जानकारी है, जिसको कि आप और भी जानकारी, लिखा तो इसमें और भी कुछ है, अगर आपको और भी मन हो, पढ़ने का इंटरेस्ट हो, तो इसको आप पूरा पढ़िएगा। तो इस तरीके, अच्छा हाँ, एक और विदेशी वैज्ञानिक के बारे में भी बताया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन को कौन नहीं जानता है, इनके दिमाग, इनके आईक्यू को तो आज भी कहते हैं कोई चैलेंज कर नहीं पाया है। तो ये भी भौतिक विज्ञान में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बच्चों, इस तरीके से ये आपने वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ भी आया होगा। आपको अपने, मुझे कमेंट्स जरूर भेजिए, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आपको ये इस तरीके का अच्छा लगा या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मैं विज्ञान की सीरीज अभी शुरू कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको किस तरीके से समझना, मैं ये चाहती हूँ कि बस आप लोग इसे याद कर लें। कई बार क्या होता है, समझने के साथ साथ ना विज्ञान को थोड़ा मेमोराइज भी करना पड़ता है, और मेमोराइज आपको तभी होगा जब आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इंटरेस्ट आया होगा इसमें। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बार-बार देखिएगा, अच्छी तरह से याद कीजिएगा, चित्रों को भी अच्छे से देखिएगा। तो हम जो अगला वीडियो बनाएंगे, उन पर जो आपके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं किताब पर, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा या और भी क्वेश्चंस जो आपके किसी भी कंपटीशन में काम आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर चर्चा तो तभी होगी ना, जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।